नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में बीजेपी आज जारी कर सकती है दूसरी सूची। डोईवाला और कोटद्वार समेत 11 सीटों के प्रत्याशियों के हो सकते हैं नाम, तो बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत को टिकट मिलना तय। उत्तराखंड में पहली सूची जारी करने में पिछड़ गई कांग्रेस। अब कभी भी हो सकता है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। 60 से अधिक नाम फाइनल। गणेश गुदियाल और हरीश रावत का नाम भी हो सकता है शामिल। उत्तराखंड में सत्ता का संग्राम जारी। हरक सिंह को 5वें दिन भी नहीं मिली ठौर। कहा, आज तय करूंगा किस मोर्चे से लड़ूंगा चुनाव। तो सूत्रों के अनुसार शाम को कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू। पहली बार ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। कोरोना नियमों का कराया जाएगा पालन, तो 31 जनवरी तक ले सकते हैं नाम वापस। उत्तराखंड में कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 24,000 के पार। 4,818 नए मरीजों के साथ 4 की मौत। तो 24 घंटे में 3,422 मरीजों ने दी कोरोना को मात। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के टिकटों के बंटवारे के बाद पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोलू मंदिर में पूजा अर्चना की और गोलजुयू से आशीर्वाद मांगकर क्षेत्र के लिए दुआ मांगी। इसके साथ ही उन्होंने बेस मेडिकल कॉलेज में जाकर स्टाफ से जानकारी ली और मरीजों के हालचाल जाने। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा में टिकटों को लेकर कोई भी असंतोष नहीं है। जिनको मिला है उनको पार्टी द्वारा चुना गया है और जो रह गए उनको भी तवज्जो दी जाएगी। आज क्योंकि लोकतंत्र का ये पर्व शुरू हो गया है और गोलू देवता हमारे न्याय के देवता है। हम सभी के आस्था के और श्रद्धा के प्रतीक हैं। मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ कि जो लोकतंत्र का महापर्व है, क्योंकि इस समय में महामारी भी है, लोकतंत्र का पर्व भी है, गोलू देवता हम सब पर कृपा करें और ये निर्विघ्न रूप से सारी प्रक्रिया संपन्न हो और पूरे प्रदेश में सभी लोग सुख समृद्धि से रहें। मैंने यही भगवान से प्रार्थना की है। कुछ जगहों में बगावत जैसी बू आ रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी पार्टी है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और चूँकि एक विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे दावेदार थे और सभी लोग चुनाव में जाना चाहते थे, लेकिन चूँकि देश काल परिस्थिति के अनुरूप हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं से लेकर जिले के कार्यकर्ता, प्रदेश में समिति, सब ने जो नाम भेजे थे उन्हीं नामों में से केंद्रीय चुनाव समिति ने नाम तय किए हैं। इसलिए जिनके नाम तय नहीं हो पाए वो भी हमारे बहुत योग्य, एक से एक योग्य हैं। भाजपा में अभी 11 विधानसभा सीटें फंसी हैं जिन पर नाम फाइनल नहीं हो पाया है। इनमें डोईवाला और कोटद्वार विधानसभा सीटें प्रमुख है। इन दोनों सीटों पर जनरल बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत पर दांव लगाने की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता इस संभावना से इंकार कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के हलकों में यह चर्चा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पार्टी में शामिल हुए कर्नल विजय रावत को सैनिक वोटों को साधने के लिए भाजपा मैदान में उतार सकती है। इधर डोईवाला सीट पर कई और दावेदार भी जोर लगा रहे हैं। इसी तरह केदारनाथ, टिहरी, पिरान, कलियर, झबरेड़ा, रानीखेत, जागेश्वर, हल्द्वानी, रुद्रपुर और लालकुआं पर भी निर्णय नहीं लिया है।
कांग्रेस के 60 से अधिक टिकट फाइनल हो गए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इनकी घोषणा होगी, जबकि कई दौर के मंथन के बाद भी कांग्रेस की 5 से 7 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें कि प्रदेश में भाजपा 59 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुकी है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर शुरुआत में तेजी दिखाने के बाद पहली सूची जारी करने में कुछ पिछड़ गई है। कांग्रेस की ओर से दिसंबर तक पहली सूची जारी करने का दावा किया गया था। इसके बाद पार्टी की ओर से बताया गया था कि जनवरी के पहले सप्ताह में पार्टी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगी। बीजेपी से बर्खास्तगी के बाद हरक सिंह रावत अधर में लटके नजर आ रहे हैं। जहां लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि हरक सिंह रावत भाजपा छोड़ने के बाद कांग्रेस में शामिल होंगे, वहीं अब कई दिन बीत जाने के बाद भी हरक सिंह रावत को कांग्रेस में जगह नहीं मिल पाई। इस बीच एक बार फिर से कयासबाजी का दौर शुरू हो गया कि हरक सिंह आज कांग्रेस में शाम को शामिल हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी होगी या नहीं, ये कहना बेहद जल्दबाजी होगा। लेकिन हरक सिंह पिछले कई दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं। देखिए, अटकलों का बाजार तो काफी दिनों से गर्म है कि भारतीय जनता पार्टी से बर्खास्तगी के बाद वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी में अभी तक उनकी नहीं हुई है। ऐसे में अभी स्पष्ट रूप से तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये दिल्ली वालों को ही पता होगा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को और हरक सिंह रावत जी को। ये हरक सिंह रावत ही बता सकते हैं कि अब उनके भविष्य की राजनीति कौन सा मोड़ लेने जा रही है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब तक विधिवत सदस्यता वो नहीं ले लेते हैं किसी भी दल की, या अपने मुखारबिन से खुद अपनी राजनीति के बारे में घोषणा नहीं करते कि उन्होंने क्या डिसाइड किया है अपने लिए, तब तक कुछ भी कह पाना कठिन होगा और जल्दबाजी भी होगी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस साल अब तक एक दिन में सर्वाधिक संक्रमित मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे के भीतर 4,818 कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं, जबकि 4 मरीजों की मौत हुई है और 3,422 संक्रमित ठीक हुए हैं। सक्रिय मामले भी 24,000 के पार हो गए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 3,86,951 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 29,031 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 13 जिलों में 4,818 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले में 1,601, हरिद्वार में 706, नैनीताल में 692, उधम सिंह नगर में 590, अल्मोड़ा में 291, चमोली में 158, टिहरी में 161, पौड़ी में 181, बागेश्वर में 106, पिथौरागढ़ में 106, रुद्रप्रयाग में 101, उत्तरकाशी में 63, चंपावत जिले में 62 संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड भाजपा ने लंबे इंतजार के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और मंगलौर से दिनेश पवार पर भरोसा जताया है, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने गले में फूलमाला डालकर दिनेश पवार का स्वागत किया और भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। इस दौरान दिनेश पवार ने पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त किया और कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे वह जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे और मंगलौर क्षेत्र में जो समस्याएं सालों से बनी हुई हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जनता के, जो मंगलौर की जनता है, उनकी पूरी आशा है, उनके विश्वास को जीतना है और उनकी सबकी आशा यह है कि इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते और इस उम्मीद से हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले भी हाजी अर्ज काजी पहले भी हारे हैं चुनाव, ऐसा नहीं कि हमेशा यही रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि यहाँ पर दूसरा भी विकल्प है और मजबूत विकल्प है, तो जनता अवश्य भारतीय जनता पार्टी के साथ लगेगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सूची जारी कर दी गई है, जिसमें पौड़ी विधानसभा सीट से राजकुमार पौड़ी को प्रत्याशी चुना गया है, जिसके बाद समर्थकों ने खुशी मनाते हुए मिठाई वितरित की। हम आपके चैनल का आभार
आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे ये पूछा है। मैं आज अपनी भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है और केंद्रीय राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए पौड़ी विधानसभा से प्रत्याशी बन सकता हूं। मैं दिल की गहराई से उनका आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही यहाँ पर जो मेरी पहचान बनी है उसके लिए मेरे युवा मोर्चा के पदाधिकारी और महिला मोर्चा की पदाधिकारी, यहाँ पर जितने हमारे अपने सहयोगी, छोटे भाई, बड़े बुजुर्ग जितने उपस्थित हैं, आप सभी का भी दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर लगातार पिछले कई वर्षों से मेरे साथ चल रहे हैं, उनकी वजह से आज मैं इस मुहिम में जो है आगे पहुंचने का कार्य कर सका हूं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर थराली समेत 59 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आरक्षित सीट थराली पर बीजेपी से भूपाल राम टमटा प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन उनके टिकट के बाद इस सीट पर बगावत की आहट भी साफ सुनाई देने लगी है, जो सिटिंग विधायक समेत बाकी अन्य 3 दावेदारों को अखर नहीं रहा है। सिटिंग विधायक की नाराजगी और निर्दलीय चुनाव लड़ने के साथ ही प्रदेश मंत्री बलवीर घुनियाल के इस्तीफे के बयान के बाद भाजपा युवा नेता नरेंद्र भारती ने भी खुलकर नाराजगी जाहिर की है। वहीं थराली से बीजेपी के 2 बार के पूर्व विधायक गोविंद लाल शाह भी नाराज बताए जा रहे हैं। कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहा हूं। पूरी निष्ठा के साथ पार्टी ने जो भी हमें जिम्मेदारियां दी हैं, बूथ से लेकर मंडल, चाहे जिला हो चाहे प्रदेश में हो, उनको बखूबी हमने उनका निर्वहन किया है। और चूँकि मैं एससी वर्ग से आता हूं और थराली सीट हमारी सुरक्षित है, इस सीट पर एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा भी अधिकार था और मेरे जैसे अन्य कई कार्यकर्ता थे जिनका अधिकार था कि वो अपनी दावेदारी नेतृत्व के सामने प्रस्तुत करें। और मैं पिछले लगातार 2017 के चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ करके दावेदारी प्रस्तुत की थी नेतृत्व के सम्मुख। उसके बाद उपचुनाव में किया, फिर पार्टी ने अन्य दावेदारों को टिकट देने के बाद हमने निश्चित रूप से पार्टी के आदेशों का पालन किया और काम किया पार्टी के लिए, और अनवरत करते जा रहे हैं। और इस आस में कि अब के बार जो भारतीय जनता पार्टी का अपने प्रदेश में नारा था कि भाई युवा सरकार, युवा नेतृत्व, तो उससे हम जैसे जो युवा हैं उनको बड़ी आस जगी थी कि इस बार युवाओं का जो नेतृत्व है वो जरूर प्रदेश में। उत्तराखंड प्रदेश में चुनावी तिथि घोषित होने आए बाद सभी दल अपनी मजबूत दावेदारी का दावा कर रहे हैं और अब मुस्लिम वोटरों पर सेंध लगाने के लिए ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी उत्तराखंड की कई विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी की है, जिससे अन्य दलों के खेमों में हलचल होना तय है। AIMIM ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी ने बताया कि प्रदेश की जनता भाजपा और कांग्रेस से त्रस्त हो गई है। इस बार तीसरी पार्टी AIMIM विकल्प के रूप में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हुक्म के मुताबिक हम लोग लगभग 4 या 5 सीटों पर उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें कुमाऊं मंडल भी है और गढ़वाल मंडल भी है। दोनों मंडलों में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। खासतौर से हरिद्वार जिला हुआ। आज मजलिस के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ है। मतीन सिद्दीकी साहब जो कांग्रेस में मंत्री भी रहे पहले, और उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर आज मजलिस का दामन थामा है, और आज बैरिस्टर साहब के आदेश पर उनको हल्द्वानी से प्रत्याशी भी घोषित किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं बहुत सुलझे हुए, पढ़े लिखे एक बैरिस्टर हैं और हम लोग उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं। तमाम दल ऐसे हैं जो अपने आप को सेकुलर तो कहते हैं, लेकिन उनमें सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई है। हर वर्ग जो है इनसे परेशान है, चाहे वो दलित है, मुस्लिम है, अन्य पिछड़ा वर्ग है या और जो भी जनरल समाज है। यहाँ 2 ही पार्टी रही हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और दोनों पार्टियों से लोग आजिज़ आ चुके हैं। आज हर व्यक्ति तीसरे विकल्प की तलाश में है। हमारे काजमी साहब ने, और जैसा इन्होंने बताया कि बैरिस्टर साहब ने भी कहा था कि अच्छे लोग जोड़ा जाए, हमने भी इनसे कहा है कि आप लोग सहयोग कीजिए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और निश्चित रूप से इस 2022 के चुनाव में ही हम तीसरा विकल्प खड़ा करने की कोशिश करेंगे। इस बार हम ज़रूर कम कैंडिडेट लड़ा रहे हैं यहाँ, लेकिन निश्चित रूप से अगले साल जो लोकल बॉडी के चुनाव होंगे उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि
कि हर सीट पर हमारे प्रत्याशी लड़े और यहाँ से उत्तराखंड के अंदर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीत सकते हैं उसके लिए हम बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह हम यहाँ से अपने लोगों को जिता कर लेंगे। सितारगंज से भाजपा प्रत्याशी सौरभ बहुगुणा ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। सौरभ बहुगुणा ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुटता से कार्य करने की बात कही। इस दौरान दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने सौरभ बहुगुणा का स्वागत किया और बहुगुणा ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए उत्तराखंड में पुनः भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया। सितारगंज मंडल का अपना कार्यालय का शुभारंभ किया है। उसी तरीके से आज ही शक्ति फार्म मंडल का भी शुभारंभ है और बड़ा मंडल का भी कार्यालय का शुभारंभ है। चुनाव घोषित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया सितारगंज की सेवा करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए। जैसा आपने बोला क्या रुझान है, रुझान पूरे स्टेट में फिर से भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, ये मेरा विश्वास भी है। और ये संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मुझे लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पे उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। खबर उत्तराखंड के पिरान कलियर से है, जहां कैंप कार्यालय में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान शादाब आलम ने बताया कि पिरान कलियर में वोट के ठेकेदारों को तवज्जो नहीं दी जाएगी, वहीं यहां दिल्ली की तर्ज पर चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, आज मैंने स्पेशली आप सभी लोगों को इसलिए बुलाया, पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद सबका आने के लिए। और आज का जो मेरा मकसद है वो ये है कि मैं आपके द्वारा पिरान कलियर के नहीं, मैं पूरे उत्तराखंड की जनता से एक बात कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है और मैंने आम आदमी पार्टी का दामन इसलिए थामा कि मुझे जो दिल्ली के अंदर काम है आम आदमी पार्टी ने वो बहुत बेहतर किए और लोगों से मैंने तारीफ सुनी और इसीलिए आज आम आदमी पार्टी के साथ मैं पिछले 6-7 महीने से ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। पूरे पिरान कलियर के अंदर मैं घर घर जाकर एक एक दरवाजे पर जाकर मैंने आम आदमी पार्टी की योजनाओं को पहुंचाया है। उत्तराखंड के काशीपुर में आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। रामनगर रोड पर चुनाव कार्यालय का आप प्रत्याशी दीपक बाली और जिलाध्यक्ष मुकेश चावला ने विधिवत उद्घाटन किया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए आप प्रत्याशी दीपक बाली ने दावा किया कि इस बार काशीपुर के साथ पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी की लहर है और जनता बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से परेशान है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर जनता लाना चाहती है। नहीं, रणनीति तो जो पहले से चल रही है जनता के बीच में जाना, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रदेश भर में जा रहा है। काशीपुर में भी हमारी महिला कार्यकर्ताएं, हमारे युवा कार्यकर्ता, सब लोग अपने अपने मोर्चों के साथ अपनी अपनी टीम बनाकर काशीपुर शहर में विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपनी नीतियाँ जो पार्टी की हैं उन तक पहुँचा रहे हैं। तो बस वही रणनीति है, जनता के बीच में रहना और अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, कार्यालय का उद्घाटन करा गया है, इसमें मंत्रोच्चारण के साथ साथ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। हाँ बिल्कुल, देखिए जो भी आदमी जिस धर्म से होता है वो अपने इष्ट को उसको मानकर किसी भी शुभ काम को शुरू करता है। तो आज ये चुनावी कार्यालय जो हमने खोला है, आम आदमी पार्टी का कार्यालय तो पिछले 1.5-2 साल से यहाँ पर चल रहा था, तो अब ये जो आज हमने चुनाव के लिए कार्यालय खोला है, आज उसका शुभारंभ किया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में नामांकन के लिए सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। निर्वाचन अधिकारी ऋचा सिंह ने बताया कि आज 5 से अधिक नामांकन फॉर्म दिए जा चुके हैं। तो वहीं 22 जनवरी, 23 जनवरी और 26 जनवरी के अवकाश को देखते हुए नामांकन दर्ज नहीं किए जाएंगे, जबकि 29 जनवरी को स्क्रूटनी की जाएगी तो 31 जनवरी को नाम वापसी होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी लोग यहाँ से अपने नामांकन पत्र जो फॉर्म है वो लेकर जा रहे हैं, जिनको नामांकन पत्र दाखिल करना है, और अब तक 5 लोग यहाँ से लेकर जा चुके हैं। और इसके लिए 11 से 3 जो समय है वो निर्धारित किया गया है, जिसमें आज 21 तारीख को, फिर 22-23 अवकाश है,
फिर 24 और 25 को लिया जाएगा, फिर 26 को अवकाश है, फिर 27 और 28 इसमें 3 बजे तक लास्ट टाइम है नाम निर्देशन पत्र यहाँ पर जमा किए जाने हेतु। मैम अगर स्क्रूटनी की बात करें, कब स्क्रूटनी होनी और कब नाम वापसी होगी? देखिए 28 को हमारे पास ये जमा हो जाएगा, जिसमें हमारा 29 को हमारा स्क्रूटनी है और नाम वापसी इसमें 31 को है, 31 को नाम वापसी जो है प्रत्याशी कर सकता है। खबर रोशनाबाद से है, जहां कलेक्ट्रेट में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर शासन प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। नामांकन करने वाले आने वाले जितने भी प्रत्याशियों के लिए शासन प्रशासन के द्वारा आवश्यक गाइडलाइन अभी जारी की गई है। एसडीएम रुड़की अंशु सिंह ने बताया कि एक प्रत्याशी के साथ में उसके 2 सहयोगियों को ही कलेक्ट्रेट परिसर में आने की इजाजत होगी, क्योंकि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराते हुए नामांकन की प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाएगा। गाइडलाइन है, नामांकन जब लेने आ रहे हैं लोग, जब जमा करते हैं तो 1+2 कैंडिडेट पीपल अलाउड हैं। एक तो कैंडिडेट हो गए, 2 उसके साथ वाले हो गए। साथ ही साथ ब्रॉड ये है कि सारे फॉर्म्स हम यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर वो चाहें तो ऑनलाइन इनकोर के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट लेके यहाँ जमा करते हैं। देखिए कोविड को देखते हुए 22 तारीख तक तो सारी पब्लिक रैली, फिजिकल रैलीज भी बंद है। साथ ही साथ जो आपके डोर टू डोर कैंपेन है उसमें 5 पीपल आर अलाउड इंक्लूडिंग द कैंडिडेट। तीसरा आपके जो मीटिंग्स हैं डाटा लिमिटेड टू मैक्सिमम 300 पीपल, उसके लिए भी इन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी और 50% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द हॉल विच एवर इज लोअर। साथ ही आपके जो यहाँ अगर नॉमिनेशन आते हैं तो फिर लिमिट हैज बीन रिड्यूस। अभी 1+2 लोग आ सकते हैं नॉमिनेशन, 1 कैंडिडेट और 2 उसके साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए